आज के इस वीडियो में लुसेंट और अरिहंत जीके के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए 19वां भाग लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ अलग अलग डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर प्ले स्टोर पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके बड़े ही आसानी से इसका पीडीएफ देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके विभिन्न एग्जामों में से, जैसे कि रेलवे, एसएससी। तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वही लिखा है जो सही था। और यहाँ पे जहाँ पर जरूरत होगा हम आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर प्रकाश को ले लें और उसको कांच, जल और निर्वात इस तरह गुजारें तो सबसे ज्यादा कम गति जिसमें होगी वो होगी कांच में। कांच में इसकी गति कम होगी, जल में उससे ज्यादा होगी और उसके बाद हवा में थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये होता है प्रकाश की गति। ये आपको फिजिक्स में लाइट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड है, मतलब कि किस विटामिन का उपनाम या फिर रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। कई बार आपसे पूछा गया है विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे फलों में। खट्टे फल मतलब कि आंवला, संतरा, तो इस तरह के फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा। अगला है कि विद्युत मोटर एसी के आविष्कारकर्ता कौन थे। मतलब कि विद्युत मोटर आपने देखा होगा 2 तरह के होते हैं, एक डीसी होता है, एक एसी होता है, यानी कि जो डायरेक्ट विद्युत से चलता है, और एक होता है कि बैटरी वाला चलता है। तो यहाँ पे जो एसी मोटर है इसके आविष्कारकर्ता थे निकोला टेस्ला। अगला है कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। तो स्वर्ण को शुद्धता को हम मापते हैं कैरेट में, यानी कि अगर शुद्ध सोना है तो वो 24 कैरेट का होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई 18 कैरेट का सोना है तो वो कितना % शुद्ध है, तो वो है 75%। इस तरह कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो गति का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। गति के 3 नियम होते हैं और तीनों न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। यहाँ पे तीनों नियम के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहला नियम है जड़त्व का नियम। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में ये होता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में होगी उसी अवस्था में बनी रहेगी तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे ना रोका जाए। जैसे कि कोई गेंद अगर अपने स्पीड से अगर चल रहा है तो ये चलता रहेगा, और ये अगर रुकता है तो ये घर्षण के कारण रुकता है। कोई ट्रेन है तो वो चलती रहती है, अगर कोई घर्षण ना लगे तो एक बार चल गई तो वो चलती रहेगी। इस तरह कई उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि जब हम पेड़ों को हिलाते हैं तो फल क्यों गिरने लगते हैं, तो भी जड़त्व के कारण गिरते हैं। या कोई घुड़सवार घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़ा अचानक आगे की तरफ चलने लगता है तो घुड़सवार पीछे को गिर जाता है, क्यों? तो ये भी होता है जड़त्व के कारण। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के समान है। दूसरा न्यूटन का जो नियम है वो होता है F बराबर है ma। तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए आप एक उदाहरण कमेंट करके बताइएगा क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है। मतलब कि अगर आपके कपड़े पे स्याही के धब्बे लग गए हैं तो उसको मिटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे। तो ये हम यूज कर सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि एसिड। देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है अम्ल जिसको हम एसिड बोलते हैं, दूसरा होता है क्षार जिसको हम बेस बोलते हैं। होता क्या है कि ये पीएच स्केल से डिफाइन होता है। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, बीच में होता है 7। ठीक, यहाँ पे जो 0 से 7 के बीच होगा वो एसिड होगा, और 7 और 14 के बीच में जो होगा वो क्षार होगा। जो एग्जैक्ट 7 पे होगा ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा
किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁵ जूल के। अगला क्वेश्चन है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है। तो अगर तापक्रम में वृद्धि होगी तो जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है ये भी घटता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है। तो भारत में जो एसी सप्लाई होती है इसकी मानक आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। देखिए जो आवृत्ति होती है उसको हम हर्ट्ज में काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या करता है, किसको बदलता है। तो ये बदलता है वोल्टेज को। जैसे कि अगर कोई हाई वोल्टेज है तो उसको थोड़ा लो वोल्टेज कर देगा, या फिर लो है तो थोड़ा सा उसको हाई कर सकता है। ये काम होता है एक ट्रांसफार्मर का। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मेट्रिक यूनिट क्या है। मतलब कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करनी हो तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, ये होता है आस्ट्रेड। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा को हम काउंट करते हैं किलोवाट घंटा में। अगला है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ होता है आइसोप्रीन का बहुलक। देखिए जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि आप इससे बने हुए वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन इसको कई तरह के रसायन मिला करके इसे और मजबूत किया जाता है बाद में। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है अर्धसूत्री मतलब कि आधा। अगला है कि अक्रिय गैस हीलियम के आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो हीलियम आता है दूसरे नंबर पे, ठीक, और यहाँ होता है 4। तो आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो इस तरह हम लिख सकते हैं जैसे कि 11 सोडियम 23 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और इसको कहते हैं परमाणु भार, ठीक, एटॉमिक वेट। अब होता क्या है कि इसमें जो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं जो परमाणु क्रमांक है ये प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब कि हीलियम में प्रोटॉन कितना है 2, और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है प्लस या फिर माइनस का तो उस पे उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। यानी कि हीलियम में कितने प्रोटॉन है 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। इस क्वेश्चन में पूछा गया था हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये होगा 2। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछ ले कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। 4 - 2 बराबर है 2। यानी कि हीलियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों 2 2 2 ही होते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज सोडियम में देखना पड़े तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या होगी 23 - 11 बराबर है 12। तो इस तरह की कहानी होती है। और कई बार आपसे ये भी पूछा गया है कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे। तो ये थे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। चलिए आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है। ये होती है 10⁻⁻10 मीटर। देखिए 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। दो चीजें, दो मात्रक हैं जो कि आपको कई बार देखने को मिलते हैं। एक होता है माइक्रोन और एक होता है एंगस्ट्रॉम। तो माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन बड़ा है, एंगस्ट्रॉम या फिर माइक्रोन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पृथ्वी की आयु का अगर ज्ञात करना हो तो किससे ज्ञात करेंगे। तो ये हम करेंगे यूरेनियम कॉल्ड निर्धारण पद्धति से। देखिए अगर किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, चाहे कोई भी कितना भी पुराना सामान हो, उसका उम्र पता करना हो तो हम उसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक है यूरेनियम और दूसरा है कार्बन। यूरेनियम और कार्बन, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज होता है। यूरेनियम का वहाँ यूज होता है जहाँ हजारों करोड़ों सालों की बात हो, वहाँ हम यूरेनियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी की आयु का पता करना था इसलिए हमने यूरेनियम लगाया। लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 400, 500 या फिर 1000 साल तक के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं। अगला है कि पत्थरों एवं खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है। ये होता है सिलिकॉन।
अगला है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों होती है? ये होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाएगा तो इसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर कोई चालक है, इसके तापक्रम को बढ़ाया जा रहा है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हम जितना विद्युत लगाते हैं उसको इस सिरे पर जाते जाते ये इसका विरोध होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अगला है कि रेडियो तरंगों की चाल कितना होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर है SN और PB का मिश्र धातु। एक बार आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पे इसके लिए 91वां पार्ट है ये। इसके 90 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर उन सबको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा का बुलबुला कैसे कार्य करता है? तो जो हवा का बुलबुला होता है ये अवतल लेंस के जैसे काम करता है। दो तरह के लेंस होते हैं मुख्यतः, वैसे तो कई तरह के हैं लेकिन मुख्यतः दो तरह के। एक होता है उत्तल जिसको हम इस तरह बनाते हैं, एक होता है अवतल जिसको हम इसके उल्टा इस तरह बनाते हैं। ठीक, उत्तल में क्या होगा कि समांतर आती हुई किरणें उसके फोकस पे मिल जाती हैं। इसका उलट अवतल में समांतर आती हुई किरणों को इस तरह डाइवर्ज कर दिया जाता है, जो कि इनको मिलाने पे यहाँ पे आभासी रूप में मिलती हैं। अगला है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अगला है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मतलब कि अगर आपको डिप्थीरिया होगा या फिर किसी को डिप्थीरिया होता है तो उसके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा? तो श्वास नली। इसी तरह कई बार पूछा गया है कि अगर चेचक होता है या फिर टीबी होता है तो क्या होता है? तो टीबी में आपका फेफड़ा इफेक्टेड होता है। अगर मलेरिया होता है तो क्या होता है? इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि मार्स गैस क्या कहलाता है? तो मार्स गैस होता है मीथेन, जिसको हम CH4 भी बोलते हैं। अगला है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। देखिए, होता क्या है कि जब ज़्यादा दिनों के बाद बारिश होती है तो वातावरण में जो भी दूषित गैसें हैं वो फैली होती हैं और ये पहले बारिश के साथ उनकी बूंदों के साथ धरती पर आती हैं और उन्हें हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसका प्रमुख घटक है SO2। अगला है कि विद्युत सेल स्रोत है किसका? तो विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। अगला है कि एकल स्ट्रैंड वाले DNA कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। जो एकल वाले DNA है, DNA का खोज किसने किया था? तो DNA आपने देखा होगा ये डबल हेलिक्स होता है। इसकी ये जो डबल हेलिक्स है इसकी खोज की गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। और किसने सबसे पहले डायनामाइट बनाया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कब से? 1901 से। ठीक, हर साल ये दिया जाता है। लगभग एक दो बार नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगभग हर साल मिलता है। इसके लिए घोषणा हो जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, लेकिन दिया जाता है दिसंबर में। कई भारतीयों को भी मिल चुका है। सबसे पहले जिन भारतीयों को मिला था 1913 में, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक रचना थी गीतांजलि, इसी के लिए अवार्ड मिला था, गीतांजलि के लिए। इसके बाद कई लोगों को मिला, जैसे कि 1930 में CV रमन को मिला रमन इफेक्ट के लिए। फिजिक्स में कोई इंडियन को अगर मिला था तो ये भी पहले व्यक्ति थे, इनको 1930 में मिला। उसके बाद कई लोगों को मिला और अभी लेटेस्ट में अभिजीत बनर्जी को मिला है। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में ये मिला है, इकोनॉमिक्स में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये इंडियन नहीं है, ये केवल भारतीय मूल के हैं, लेकिन इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। इससे पहले 1998 में
एक भारतीय को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। तो इस तरह कई क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से पूछे जाते हैं, सबको आपको पता होना चाहिए। अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते हैं लुसेंट या फिर स्पीडी जीके वाली, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पहले ही याद हो चुके होंगे। अगला है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में, क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन को पहुंचा करके। वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जब हम वेल्डिंग करते हैं, जो गैस वेल्डिंग होती है उसकी बात की गई है, तो गैस वेल्डिंग में होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग। ऑक्सीजन का इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। अगला है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एथिल एसीटेट का। आगे बढ़े तो अगला है कि विद्युत चुंबक बना होता है, तो विद्युत चुंबक बना होता है मृदु लोहे का। देखिए मृदु लोहा का विद्युत चुंबक बना होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में इसके क्रूड बनते हैं। ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है इसी नर्म लोहे का बनाया होता है, और नर्म लोहे का बनाने का फायदा ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये एक चुंबकत्व की तरह काम करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद इसमें मैग्नेट वाला क्षमता खत्म हो जाती है। अगला है कि ध्वनि तरंग किससे प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये होता है परावर्तन। तीन चीजें हैं जो कि बार बार पूछा गया है। पहला है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, और तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे तीनों चीज आपको समझना होगा, तीनों इसके गुण हैं। तो ये प्रकाश में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये तीनों चीज प्रकाश में पढ़ाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे ध्वनि की बात की गई थी, तो हम प्रकाश का बता दे रहे हैं। प्रकाश में ये तीनों गुण आते हैं, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब हम एक गिलास में पानी ले लेते हैं, उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं, तो ये सिक्का अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर महसूस होता है। या फिर कोई तालाब की जो पेंदी है, पानी भरा है, तो ये पेंदी थोड़ी सी उठी हुई महसूस होती है, तो ये होता है अपवर्तन का। कई बार इसका उदाहरण पूछा गया है। परावर्तन में क्या होता है कि टकरा करके वापस आ जाना, परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा का चमकना, तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या फिर ये भी पूछा जाता है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा क्या होती है कि जब गर्मी में चिलचिलाती धूप होती है, तो थोड़ी दूर पे हमें इस तरह का दिखता है जैसे कि पानी की परछाई हो, लेकिन वहां जाने पे कुछ नहीं होता है, तो ये होता है मृग तृष्णा। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है कि सबसे हल्का गैस कौन है? तो ये होता है हीलियम, और इसीलिए इसे वायुयान मतलब कि एरोप्लेन के टायरों में भी यूज किया जाता है। अगर कोई गुब्बारा है और हम चाहते हैं कि ये गुब्बारा ऊपर उड़े, तो इसके लिए हमें उसमें हल्की से हल्की गैस भरनी पड़ती है। तो या तो हम हीलियम भर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम वायुयान के टायरों में इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, इसीलिए वायुयान के टायरों में हम हीलियम ही भरते हैं। अगला है कि किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो अगर व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है, तो 3 फीट के दर्पण में वो पूरा अपना प्रतिबिंब देख पाएगा, मतलब कि लगभग आधा। अगला है कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई या फिर झुकी हुई मालूम क्यों पड़ती है? ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे 2 उदाहरण हमने बताया। एक उदाहरण ये भी होता है कि अगर पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम कोई रॉड डालेंगे, यहाँ से अगर हम कोई रॉड डालते हैं तो इस रॉड को ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये हमें इस तरह आभास होता है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। क्वेश्चन है कि किसी संचायक सेल में क्या संचित होता है? मतलब कि जो आप बैटरी देखते हैं, जिनको हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि दीवार घड़ी में, इनमें क्या होता है? तो इनमें होता है रासायनिक ऊर्जा। कई बार ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा पदार्थ है जो इस ऊर्जा को उस ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर
लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरह कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त की गई बत्तियां किस क्रम में संयोजित की जाती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे खास करके दो ही क्रम चलते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समानांतर। तो देखिए, अगर हमारे घर में ये सॉकेट है, मतलब कि बोर्ड है, तो अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए, अगर पहले समांतर क्रम की बात करें, यहाँ पे एक फैन लगा है, यहाँ पे एक टीवी लगी है, तो यहाँ से दो तार निकालेंगे और इसको हम फैन में लगा देंगे। यहाँ से दो तार हम निकालेंगे और इसको हम टीवी में लगा देंगे। अक्सर आप देखेंगे कि घर में यही प्रक्रिया होती है, तो इसे हम कहते हैं समानांतर क्रम। लेकिन अगर केवल एक एक तार लगा दे दोनों में से और इसमें से निकाल करके एक इसमें लगा दें, तो इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम। अगर इसमें से एक इसमें लगा दे तो इसे हम श्रेणी क्रम कहेंगे। तो जो सड़कों को प्रकाशित करने के लिए लगाए जाते हैं, ये भी समानांतर में होता है। कई बार पूछा गया है कि घरों में हम वायरिंग कैसे करते हैं, तो घरों में भी हम समांतर क्रम में ही करते हैं। अगला है कि लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है। तो जो लेजर द्वारा त्रिविमीय प्रतिबिंब होता है वो होता है होलोग्राम। आगे बढ़े। अगला है कि कार्बन, पीतल, एरोजेल और तवा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है। तो ये होता है एरोजेल। अगला क्वेश्चन है कि जल पर विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होगा। मतलब कि अगर जल को आप तोड़ेंगे तो एक होगा H और एक होगा OH, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो विद्युत विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे टिकेगा, तो ये टिकेगा एनोड पे। अगला क्वेश्चन है कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है। तन्य मतलब कि ये जिसको कि तार के रूप में, पतले तार के रूप में बनाया जा सके, तो अधिकतम बनाया जा सकता है सोना को। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट, बालू एवं जल के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मोर्टार, यानी कि इसको हिंदी में मसाला बोलते हैं, जिससे हम घर की चिनाई करते हैं। अगला है कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये होता है सोनार। सोनार का यूज हम करते हैं समुद्र में किसी भी वस्तु का स्थिति का पता लगाने के लिए। जैसे कि कुछ समुद्र के तली में है, तब भी हम सोनार का यूज करके आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है। यह है भिंडी की। भिंडी की एक प्रजाति है जिसका नाम है वर्षा उपहार। अगला है कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है किसकी। तो इसमें होती है मांटमारिलो नाइट्राइट की। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। अगला है कि मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो मैनोमीटर से हम नापते हैं गैस का दाब। और कैलोरी किसकी इकाई है। तो कैलोरी इकाई है उष्मा की। केवल दो तत्व ऐसे बताइए जो कि कक्षा के तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हों। देखिए यहाँ पे कक्षा तापक्रम लिखा गया, मतलब कि रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है, लगभग 24 डिग्री के आसपास, या फिर आप 24 से 27 कर सकते हैं, मतलब कि इसी के आसपास को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी तत्व होते हैं, खास करके धातु, खास करके जो धातु होते हैं ये ठोस रूप में आपको मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव के रूप में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, ये है मरकरी यानी कि पारा। इसको हम Hg से डिनोट करते हैं। और इसी तरह अगर दो तत्वों की बात कर लें तो इसमें एक ब्रोमीन का नाम भी जुड़ जाता है, यानी कि पारा और ब्रोमीन दो ऐसे तत्व हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के स्थिति में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो आपने माइक्रोन से मीटर में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो मिलीमीटर में मिल जाएंगे, तब आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसा कि हमें पता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो अब आपको बताना है mm में, तो यहाँ पे आप इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे और ये होगा 10⁻³ mm। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बेहद आसान क्वेश्चन है। सबको पता है कि इसमें नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ये दोनों जोड़ करके हो गया 99, बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका उत्तर
हाइड्रोजन होगा। ठीक, हाइड्रोजन या फिर हीलियम, इस तरह के उत्तर होते हैं। लेकिन अगर आपके वायुमंडल में पूछा जाए, वायुमंडल मतलब क्या समझते हैं, जो पृथ्वी है इसके आसपास का जो मंडल है इसको हम वायुमंडल कहेंगे। अब बरूड अरुण की अगर बात करें तो वहां पे हम उनको वायुमंडल नहीं कह सकते पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है NaOH। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप नमक का जो रासायनिक नाम है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? तो ये होता है रक्ताधान से, मतलब कि रक्त से। रक्त में ही RH फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की लंबाई एक चौथाई हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यहाँ पे ये चौड़ाई नहीं है, चौथाई है, यानी कि 1/4 अगर हो जाती है तो उसके आवर्तकाल हो जाएगा आधा। अगला है कि घनत्व का CGS मात्रक क्या है? तो घनत्व का CGS मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 3 तरह के मात्रक हम नॉर्मली यूज करते हैं। पहला होता है MKS, इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा होता है CGS, ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और तीसरा होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। हालांकि ये जो पद्धति है वो ब्रिटेन में अपनाई जाती है। हमारे यहाँ अधिकतर MKS या फिर SI सिस्टम ही चलता है। हालांकि आपसे क्वेश्चंस CGS में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो द्रव्यमान बटा आयतन होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? अगर MKS में बात करें तो किलोग्राम। आयतन का होगा मीटर, यानी कि किलोमीटर, किलो और बटे मीटर क्यूब, यानी कि अगर इस तरह लिखेंगे तो किलोमीटर इस तरह हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम CGS में काउंट करेंगे तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे नहीं, मीटर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको पहले जो किलोग्राम है वहां पे ग्राम हो जाएगा, उसके बाद मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज होगा। अगला है कि CGS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो CGS पद्धति में बल की इकाई होता है डाइन। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि अगर आपको पायरिया रोग है या फिर अगर किसी को पायरिया रोग है तो उसके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? तो पायरिया होता है मसूड़ों और दांतों में। पूछा जाता है कि अगर TB होती है तो शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? तो TB में होता है फेफड़ा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आप एक चीज देखिए, अगर आप किसी ऐसे रूम में इंटर करते हैं जहां पे बिल्कुल अंधेरा है तो आपकी जो आंखों की साइज होती है थोड़ी सी आप उसको बड़ा हो जाती है ऑटोमेटिक हो, ताकि आप अच्छे तरीके से उसमें जो भी वस्तु देखने चाहते हैं वो देख सकें। लेकिन अगर अचानक से आपकी आंखों पे टॉर्च लगा दिया जाए तो ये छोटा हो जाता है, आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो ये जो आपके आंख में कितना प्रकाश जाए ये काम करती है परितारिका के द्वारा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए तो डॉक्टर उसमें टॉर्च जला के देखता है, तो वो इसी को टेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर ठंड महसूस होने के कारण क्या है? तो वहां पे होता है वातावरण में कम दबाव। कम दबाव के कारण ही वहां पे ठंड महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है धरती पर तो विश्राम में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्व के कारण। मतलब कि अगर आप कोई गेंद को अगर इस तरह राउंड करके छोड़ दे तो थोड़ी देर में वो गेंद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसके गति का विरोध करता है। यही सेम टू सेम प्रक्रिया आपको ये जड़त्व के नियम में भी पढ़ाई जाती है, और जड़त्व के नियम को हम न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है कि BCG के टीके रोकने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जो हमें BCG का टीका लगाया जाता है ये क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है बच्चों को, खास करके TB के रोकथाम के लिए। अगला है कि सोनार का विस्थापित रूप क्या है? सबसे पहले जानिए सोनार होता क्या है। सोनार एक यंत्र है जिसका प्रयोग हम समुद्र में करते हैं। जैसे कि समुद्र में अगर कोई वस्तु है खो गई है, उसको हम ढूंढना चाहते हैं,
जैसे कोई नाव डूब गई है, नाव बड़ी नाव, तो उस तरह हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार एक तरह से आप देखें तो तरंगों पे काम करता है। कोई भी तरंग जाती है और उस वस्तु से टकरा के आती है तो हमें पता चल पाता है। तो ये तो हो गया सोनार। अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, यह है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? मतलब कि दूध में आप देखेंगे कि फैट होगा, तो ये फैट किस मौसम में कम हो जाता है? तो ये होता है बरसात के मौसम में। अगला है कि वेकलाइट किसका बहुलक है? तो वेकलाइट बहुलक है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि समान अणु सूत्र और अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आइसोमर। देखिए इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉन बराबर हो, ठीक। सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो। समभारिक, समभारिक मतलब कि जिसमें परमाणु भार बराबर हो। और समस्थानिक, समस्थानिक। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होगा, इसको हम मिटा देते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होगा। जैसे कि अगर इसका हम उदाहरण देखें तो ये होता है 1H1, 1H2, 1H3। इसमें आप देखेंगे कि तीनों का परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार अलग अलग है। इनको हम कहेंगे समस्थानिक। जहाँ पे परमाणु भार बराबर होगा उनको हम कहते हैं समभारिक। जहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी उनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी उनको हम कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये होता है कई तरह के। यहाँ जो समान अणु सूत्र होता है लेकिन संरचना अलग हो उनको हम आइसोमर बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, लेकिन हमें कमेंट करके बताइए कि किसी भी परमाणु में हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको हिंट दे दें, किसी में से किसी चीज को अगर हम माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। आपको बताना है कि किस में से किसको, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को या फिर परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार को। ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाए तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या असर पड़ेगा? तो दो वस्तु जब ज्यादा नजदीक होती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पे ज्यादा काम होता है। तो अगर उनको बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये 4 गुना काम करने लगेगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मतलब कि अगर हमको दूर की वस्तु देखना है तो क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो ये होता है दूरदर्शी। अगर आप चाहे तो इसे दूरदर्शी भी बोल सकते हैं। और अगर छोटी वस्तुओं को देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। अगला है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था हेनरी कैडविस के द्वारा। हेनरी कैडविस ने किया था हाइड्रोजन की खोज। अगला है कि लक्स किसकी इकाई होती है? तो लक्स होती है प्रदीप्ति के स्तर की। अगला है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये होता है नमक का। यही हमने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये है NaCl। Na जिसको हम सोडियम बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। और अगर Cl की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका परमाणु भार होता है 23। इसका परमाणु भार कितना होता है? 35। देखिए परमाणु भार थोड़ा बहुत इधर हो सकता है लेकिन परमाणु क्रमांक हमेशा सेम होता है। जो परमाणु क्रमांक होगा वो उसके प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। अगर किसी भी तत्व पे कोई भी आवेश नहीं है तो वहां पे प्रोटॉन की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या है 11 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 11। लेकिन अगर इसी सोडियम को हम सोडियम पे एक प्लस लगा दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। तो ये चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी और आप जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी पाई जाती है पैर में। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? यह है फीमर। ये भी कहाँ पाई जाती है? पैर में, यानी कि आपके जांग में। चलिए आगे बढ़े, लेकिन शरीर की छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। आपको बताना है ये कहाँ पाई जाती है।
शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टैपिज। आपको बताना है कि स्टैपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रह होते हैं। तो देखिए जो ग्रह होते हैं जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, ये टिमटिमाटे नहीं है, मतलब कि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम तारा बोलते हैं, जैसे कि सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है, मतलब कि जल्दी नहीं पकड़ेगा, तो ये होता है सूती। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पे किसकी परत होती है, तो ये होता है टेफ्लॉन का। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होगा। न्यूनतम गलनांक का क्या मतलब है, तो गलनांक का मतलब यह है कि ऐसा तापमान जिसपे वो वस्तु गलने लगे। ठीक, तो इनमें से कौन ऐसी वस्तु है जो कि जल्दी गलने लगेगी। अगर चारों को हम धीरे धीरे अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो पोटेशियम सबसे पहले गलने लगेगा। कि एलपीजी सिलेंडर का वजन बिना गैस का कितना होता है, मतलब कि केवल सिलेंडर का आपसे वजन पूछा गया है, तो ये होता है लगभग 14.2 किलोग्राम। यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकता था कि गैस के साथ कितना होता है, तो लगभग 29 किलोग्राम के आसपास होता है। यहाँ पे कई बार पूछा गया है एलपीजी का फुल फॉर्म, तो ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह एक और क्वेश्चन बन सकता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, ये होता है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक बढ़ता है कब, तो अगर हम किसी भी वस्तु का दबाव बढ़ाएंगे तो उसका जो क्वथनांक है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि ऐसा तापमान जिसपे वो बॉयल होने लगे, तो अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये है ब्यूटेन। देखिए जो एलपीजी है इसमें भी ब्यूटेन पाया जाता है, लेकिन एलपीजी में एक और गैस मिलाया जाता है, ये होता है मरकैप्टन। इसका काम केवल ये होता है कि गैस लीकेज के समय ये एक विशेष तरह की गंध देता है, जिससे कि हमें लीकेज की पहचान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लेक्सियोग्राफी क्या है, मतलब कि जैसे हम जियोग्राफी मतलब कि भूगोल, इसी तरह जो भी हम सबका नाम है उसी तरह एक लेक्सियोग्राफी है। तो लेक्सियोग्राफी का ये मतलब होता है कि शब्दकोश रचना की कला। तो जो शब्दकोश रचना की कला है इसे हम लेक्सियोग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये होता है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। शुक्र से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारण ये भी है कि शुक्र पृथ्वी के पास में है, सबसे ज्यादा नजदीक पृथ्वी के शुक्र ही है, और यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 225 दिन में लगाता है। पृथ्वी से कई चीज सेम होने के बावजूद इसका एक चीज पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने कक्ष पे पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब, लेकिन जो शुक्र है ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। कुल मिलाकर इस समय हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से 6 ग्रह जिसमें पृथ्वी भी है पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 ग्रह जिसमें शुक्र भी है पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक है शुक्र, दूसरा कौन सा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु क्या होती है, तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। भारी जल किसको बोलते हैं, जल का सूत्र होता है H2O, लेकिन भारी जल का सूत्र होता है D2O। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जल है लेकिन H का D बन गया है, तो यहाँ पे D का क्या मतलब होता है। जैसे कि H मतलब तो आपने हाइड्रोजन समझ लिया, लेकिन D का क्या मतलब है, तो D का कोई खास मतलब नहीं होता है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। यहाँ पे ये समस्थानिक है, समस्थानिक इसलिए क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार डिफरेंस है, तो इसको हम समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल जल में पहला वाला हाइड्रोजन यूज में लाया जाता है,
लेकिन अगर हम भारी जल की बात करेंगे तो इसमें ये दूसरा वाला हाइड्रोजन आता है जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम। तो इसी ड्यूटेरियम के कारण इसको H2O ना लिख करके या फिर H2O से अलग दिखाने के लिए D2O लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ, तो ये हो गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़े तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो परमाणु का देखिए एक तरह से ये परमाणु अगर इसको मान ले तो यहाँ पे एक नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे ये कहा जाए कि परमाणु भार बराबर क्या होता है, तो परमाणु भार बराबर है, अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु भार बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखिए अगर हम सोडियम की बात कर लें तो ये इस तरह होगा, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 11 जो कि यहाँ पे है, और इतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें हम परमाणु भार की बात करें तो ये होगा 23। अगर इसमें से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो 23 में से 11 को माइनस करना होता है, यानी कि सही उत्तर होगा 12। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापा जाता है किससे, तो इसे हम मापते हैं अमीटर से, डिनोट करते हैं आई से। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। देखिए अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल आपको उसका मात्रा मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, कहीं पर भी दिशा की बात नहीं की जाती है। तो जहाँ पे दिशा की बात नहीं होगी वो होगा अदिश, और जहाँ पे दिशा की बात होगी वो होगा सदिश। तो अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अदिश है। ऑप्शन रहेगा पहला त्वरण, दूसरा बल, तीसरा कार्य और चौथा संवेग। इसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अपना उत्तर बताना होता है, सही उत्तर होगा कार्य। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा प्रकाश है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी का। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं विबग्योर से। ये एक फार्मूला है जो आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है वायलेट और इसका मतलब है रेड। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होने का क्या फायदा है कि जहां पर भी खतरनाक के सिग्नल होते हैं वहां पे हम रेड को यूज करते हैं। रेड को इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है और दूर तक ये दिखाई दे सकता है, इसीलिए हम रेड का यूज सिग्नलों के तौर पे अधिकतर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, तो ये होता है स्टील। आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आपको बता दें कि इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसके द्वारा। पानी में दो तरह की कठोरता होती है, एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी कठोरता है तो अगर हम पानी को केवल गर्म कर दें तो इसको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर यही कठोरता अस्थायी होगी तो गर्म करने से कोई उतना फायदा नहीं होता है, तो इसके लिए हमें मिलाना पड़ता है पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो अगर लोहा है और चाहते हैं आपके उस पर जंग ना लगे तो उस पर जिंक की परत चढ़ाना पड़ेगा। इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि गैल्वेनाइजेशन में हम किसकी परत चढ़ाते हैं, तो ये होता है जिंक की। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। तो यहाँ पे चांदी, और चांदी को हम किससे डिनोट करते हैं, Ag से। जैसे हम सोडियम को करते हैं Na से, कार्बन को करते हैं C से, ऑक्सीजन को करते हैं O से। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए सोना को किससे करते हैं। सोना मतलब गोल्ड, इसका डिनोट किससे हम करते हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको। ये होता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा की जरूरत कब पड़ती है, जब ज़्यादा प्रदूषण हो जाए और बारिश ना हो, तो उस समय कृत्रिम रूप से बारिश कराने के लिए कृत्रिम वर्षा की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे हम सिल्वर आयोडाइड यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहा, निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु हैं
तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। मतलब कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहा, निकेल और क्रोमियम को एक विशेष अनुपात में मिलाना पड़ता है। अगला है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है क्या चीज? तो पहले होता है कैल्शियम, फिर होता है फास्फेट, आप जोड़कर भी कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर, जिसको हम टांका भी बोलते हैं, इसका मिश्रण में क्या क्या होता है? तो सीसा और टीन को जोड़ करके सोल्डर या फिर टांका बनता है। आगे बढ़े तो अगला है कि क्वार्टर्ज में होता है, तो क्वार्टर्ज मिश्रण है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं मिश्रण से, कि मतलब कि अगर टीन को बनाना है, सोल्डर को बनाना है, तो हमें क्या क्या मिलाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट में किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट से निकलता है एल्युमिनियम। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? अयस्क या फिर खनिज? तो सही उत्तर होता है बॉक्साइट। आपको समझना होगा कि ये अयस्क या खनिज का क्या मतलब है। देखिए, जो एल्युमिनियम आप मार्केट में देख रहे हैं, ये धरती के अंदर नहीं मिलता है, ये हमें मिलता है बॉक्साइट के रूप में। हम उसे शुद्ध करके उसमें से एल्युमिनियम निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें खनिज के रूप में मिलती है, मतलब कि धरती के अंदर डायरेक्ट रूप में मिलती है, उसको हम उसका अयस्क बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम नहीं मिलता है, हमें बॉक्साइट मिलता है, बाद में उससे हम एल्युमिनियम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के बाहर का कितना परसेंटेज पानी है? तो ये है लगभग 70%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होगा? तो ये उष्मायुक्त होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पानी के 3 स्टेज होते हैं। पहला, अगर ये नॉर्मल है तो पानी है, ठंडा कर दिए तो बर्फ हो जाएगा, और अगर गर्म कर दिए तो भाप बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक तीव्र गति से विसरण क्या करता है? तो यह है गैस। गैस क्यों विसरण करता है? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, और इसके अलावा जो अगर हम द्रव की बात करें तो इसके जो अणु है थोड़े नज़दीक होते हैं, लेकिन अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के अणु बिल्कुल नज़दीक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? तो ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है? तो पेंसिल के लेड में, जो आप पेंसिल से लिखते हैं उसका जो लेड होता है ग्रेफाइट का बना होता है। यह सुचालक होता है विद्युत का, सुचालक होता है विद्युत का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम करते हैं एसिटिलीन गैस का। अगला है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो ये होता है पिता के क्रोमोसोम से। मतलब कि किसी भी शिशु का जो कि गर्भ में है उसके लिंग का निर्धारण, मतलब कि वो लड़की होगा या फिर लड़का होगा, ये निर्धारित किया जाता है पिता के क्रोमोसोम से। इसमें जो माता है उसका कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है किससे? तो जो फ्लैश बल्ब होते हैं, जो फ्लैश देते हैं, उनका होता है तांबा से। बाकी जो नॉर्मल बल्ब होते हैं इसमें लगा होता है टंगस्टन। टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि ये उच्च ताप पर नहीं गलता है, जैसे कि ये 3400 डिग्री तक का टेम्परेचर सह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो फोटोग्राफी में रील आती थी आप देखते थे, वहां पे हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते थे, यानी कि AgBr। अगला क्वेश्चन है कि काजल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जो काजल होता है इसकी अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों का घुले रहना। अगला क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसके द्वारा? तो ये होता है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बर्तनों पर कलई की जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बर्तनों पे हम कलई करते हैं अमोनियम क्लोराइड का, ताकि हमें खाना बनाने में फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है कि पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? जैसे कोई पटाखा है, जब आप इसे जलाते हैं और विस्फोट के समय इसमें से हरा रंग निकलता है, तो ये हरा रंग निकलता है बेरियम के कारण। अगला है कि नॉन स्टिक बर्तन पर क्या बना होता है? तो जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ये बने होते हैं टेफ्लॉन के। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? यह है रेडान। सबसे पहले जानिए अक्रिय गैस क्या होते हैं। तो अक्रिय गैस वे हैं जो किसी भी गैस से जल्दी से क्रिया नहीं करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिया नहीं करते हैं, उन्हें हम अक्रिय गैस बोलते हैं।
अगर आप मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट में होते हैं। तो इनमें जो एक रेडान गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होता है। अगला है कि गुब्बारों में उपयोग में लाया जाता है। तो गुब्बारों में हम गैस भरते हैं हीलियम। हीलियम क्यों? हीलियम इसलिए क्योंकि ये हल्की होती है और जिस भी गुब्बारे में हम हीलियम भर देंगे वो गुब्बारा आसानी से ऊपर जाने लगता है। अगला है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। अगला है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। तो देखिए न्यूटन के गति के कुल मिला के 3 नियम है, जिसमें से पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है बल बराबर है द्रव्यमान बटा इंटू त्वरण, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। अब देखिए जड़त्व का नियम ये होता है कि कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी तब तक कि जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल लगाकर उसे गतिमान के रूप में ना कर दें, या फिर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसे ना रोक दे। जैसे कि अगर कोई ट्रेन चल रही है, उसमें कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर ये ट्रेन अचानक से रोक ली जाए तो जो व्यक्ति बैठे हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सारा उदाहरण आता है जड़त्व के अंतर्गत। दूसरा होता है F बराबर ma और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि जब हमको पानी में तैरना होगा तो हमें पानी को पीछे धकेलना होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक हमको धक्का पीछे को देती है। अगला क्वेश्चन है कि लक्स इकाई है। तो ये लक्स इकाई होती है प्रदीप्ति के स्तर का। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? मतलब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसको भोजन लगभग 9 महीने तक कहाँ से मिलता है, किसके द्वारा? तो ये मिलता है गर्भनाल के द्वारा। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? यह है बैटरी। इस तरह जो ऊर्जा का परिवर्तन है कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि कौन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अगर यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात आती है तो ये काम होता है डायनोमो का। लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की बात आ जाए तो ये होगा विद्युत मोटर का। माइक्रोफोन क्या काम करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो ये होता है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मृदु लोहा। ये लोहे की कई प्रजातियां हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम किस लोहे का प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक। तो ये होता है नर्म लोहे का। कहाँ यूज में लाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में, ट्रांसफार्मर के क्रोड में। अगला है कि सबसे कठोर पदार्थ है। तो यह है हीरा। अगला है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा था नायलॉन और सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइट। कोयले के भी कई प्रजाति हैं लेकिन सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइट, और उच्चतम इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन लगभग 96% होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो यह है लिथियम। और कांसा मिश्र धातु है किसका? मतलब कि अगर आपको कांसा बनाना हो तो किसको किसको मिला के बनाएंगे? तो तांबा और टिन को मिलाने पर क्या बनता है? कांसा। 1 पीको सेकेंड कितने के बराबर होता है? तो देखिए पीको में होगा 10⁻⁻12। अगर माइक्रो पूछ लिया जाए और नैनो पूछ लिया जाए तो ये थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि अगर हम मीटर में बात करें तो एक होता है mm। mm में अगर हम जाएंगे तो -10⁻³ होगा। माइक्रो होगा 10⁻⁻6। अगर 1 एंगस्ट्राम में पूछा जाए कि कितना मीटर होगा तो आप ये उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। 1 एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है आपको ये कमेंट करके बताना होगा। फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था बैटिंग और बेस्ट के द्वारा। देखिए इस तरह खोज और आविष्कार से कई क्वेश्चन आपके विभिन्न परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं। जैसे कि तार की खोज किसने की, तो ये किया गया सैमुअल बी मोर्स के द्वारा। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि सेफ्टी पिन, जो कि बहुत बार पूछा गया है, सेफ्टी पिन की खोज किसने की, तो सेफ्टी पिन का खोज किया गया था वाल्टर हंट के द्वारा। ये कहाँ से थे, तो अमेरिका से थे। इसी तरह बारूद की खोज किसने की थी, वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो बारूद का खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, और इन्हीं के नाम पे नोबेल अवार्ड दिया जाता है। ये थे कहाँ के, तो स्वीडन से थे। तो आपको बता दें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो वहाँ पे यही पूछा जाता है कि किसने खोज किया और वो कहाँ से थे। अगर मोटरसाइकिल की बात कर ले तो मोटरसाइकिल की खोज की गई थी एडवर्ड बटलर के द्वारा। ये कहाँ से थे, इंग्लैंड से। इसी तरह डायनोमो का खोज किसने किया था, क्या आपको पता है, तो ये किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। ये कहाँ से थे, तो अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ के जाएंगे ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। आपको पता होगा कि E बराबर है mc², ये दिया था आइंस्टीन ने। आपको बताना है कि आइंस्टीन किस देश से थे, आइंस्टीन किस देश से थे, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो पारसेक होता है खगोलीय दूरी का। देखिए वैसे तो सबसे बड़ी अगर भौतिक दूरी का हम कोई भी मात्रक हमें बताना होता है तो हम प्रकाश वर्ष बताते हैं, प्रकाश वर्ष। लेकिन अगर इसी प्रकाश वर्ष में 3.26 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह एक पारसेक के बराबर हो जाता है, यानी कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है पारसेक। अगला है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जो कि आपको बीमार करता है। और अगला है कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने दिया था, तो विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था वागो डी ब्रिज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये होता है एसिटिलीन गैस का। पॉलीथिलीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथिलीन बहुलक है एथिलीन का। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके हम कहते हैं जस्तीकरण या फिर इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। और इसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं किसी भी लोहे के ऊपर ताकि उसे हम जंग से बचा सकें। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन पर सबसे अधिक क्रियाशील होता है हैलोजनों में, तो ये होता है फ्लोरीन। अब आपको समझना होगा कि हैलोजन होते क्या हैं। अगर आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अंत में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे होते हैं नोबेल गैस, यानी कि अक्रिय गैस है। उसके एक अंक पहले यहाँ पे जो भी ये लिस्ट है, इसमें जो भी तत्व हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन। इसी में आप देखेंगे कि फ्लोरीन है, इसके अलावा क्लोरीन भी है, इसी लिस्ट में सभी आते हैं। लेकिन इन सब में जो फ्लोरीन है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला है कि अंडे का आवरण बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो अंडा होता है उसका जो आवरण होता है, छिलका होता है, उसकी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन करने से संबंधित शाखा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो अगर हम मानव मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं या फिर सिर का, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। मतलब कि फ्रेनोलॉजी एक तरह की स्टडी हो गई। अगला है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाता है किसका, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। यहाँ पे आप देखेंगे कि Na इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 11, और Cl इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 17। अगर आप इसको देखेंगे तो ये नॉर्मली Na+ होता है और ये Cl- होता है। तो इसमें एक प्लस है, इसमें एक माइनस है, इसीलिए दोनों एकल बंध के तहत आसानी से जुड़कर NaCl बनाते हैं। अगला है कि पदार्थ का किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। मतलब किसी भी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होगा, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो देखिए हर एक चीज का वैज्ञानिक नाम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आम की बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरह अगर इंसान की बात करें तो इंसान का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस।
अगर आपसे हम पूछ ले कि सर्प का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता हो तब। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जब हम रेशम का उत्पादन करते हैं रेशम के कीड़ों से, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरीकल्चर, यानी सेरीकल्चर मतलब कि रेशम का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना है सीसा का। और आगे बढ़ते हैं, तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक यंत्र तथा मात्रक क्या है? मतलब कि अगर हमको वायुमंडलीय दाब नापना हो तो हम किससे मापेंगे और कितने में मापेंगे? तो वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से और मापते हैं बार में, मतलब कि 2 बार या फिर 3 बार हमारे यहाँ पे वायुमंडलीय दाब है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि 25 सेंटीमीटर का न्यूनतम जो है दूरी आदमी की जो एक स्वस्थ मनुष्य की आंख होगी आसानी से देख सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे जो दोष होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का नहीं दिखता है और निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है। तो जब दूर का नहीं दिखता है तो इसके लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस, और जब दूर दृष्टि दोष होगा मतलब हमको निकट का नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम लगाएंगे उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, मतलब कि जो हम मेडिसिन लेते हैं उसमें जो कैप्सूल होता है इसका जो आवरण बना होता है ये होता है स्टार्च का। ये इसलिए होता है ताकि ये हमारे पेट में जाने के बाद जल्दी से गल जाए, ताकि उसके अंदर जो मेडिसिन है ये अपना काम कर सके। तो आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और हम इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं। ये इसका 93वां पार्ट है और इसके 92 पार्ट जो कि ऑलरेडी अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उसे पा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पर इन सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि वहां पे अभी कुछ ही पीडीएफ अपलोड है, लेकिन बहुत जल्दी वहां पे सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कृत्रिम सिल्क किसको बोलते हैं? सिल्क तो अलग होता है, लेकिन कृत्रिम सिल्क मतलब कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो ऐसा सिल्क है रेयान। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है, मतलब कि जो पौधे होते हैं उसमें जो उनका भोजन है ये किसके द्वारा वहन होता है, मतलब कि ये आगे पीछे या फिर ऊपर या फिर कहीं जाता है, ये होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अश्रु गैस क्या है? मतलब कि जिसको ऐसी गैस जिसको कि मतलब वो आंख में लगती है और आंसू निकलने लगता है, इसका यूज पुलिस अक्सर करती है प्रदर्शनकारियों पे छोड़ने के लिए। तो इसमें होता है क्लोरो एसीटोफिनोन। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। जो अति चालक होते हैं तो इनमें प्रतिरोधकता कुछ नहीं होती है, यानी कि 0 होती है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने, और डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो जो प्रोटीन होता है ये हमारे अमाशय में जाके पचता है, और अमाशय यानी कि छोटी आंत। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि प्रोटीन आपको नॉर्मली दालों में मिलता है, इसके अलावा सोयाबीन में, इसके अलावा मशरूम में, और अगर देखा जाए जरूरत तो इसकी शरीर के ग्रोथ पे बहुत असर डालता है। इसीलिए 14 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब कि ये आपके पिता से आप में आया है और उम्मीद है कि आपसे आपके बेटे में भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये है विटामिन सी, यानी कि अगर कोई विटामिन वाला पदार्थ है जैसे कि आंवला, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो भी मार्केट में आंवला चूर्ण आते हैं कुछ कंपनियों को छोड़ के, वो कंपनियां क्या करती हैं कि उस आंवला को आंवला चूर्ण में बनाने के लिए आंवला को ला करके इसे सबसे पहले काट करके टुकड़े टुकड़े और इसे गर्म पानी में बॉयल करती हैं। इसलिए जब गर्म होता है तो इसमें से कुछ विटामिन सी वैसे ही खत्म होता है,
कुछ विटामिन इस पानी के साथ बेकार बह जाता है और बाकी जो आंवला बचता है सूखा हुआ उसको ही पीस करके आपको आंवला चूड़ दिया जाता है। इसलिए अगर आप आंवला चूड़ यूज करते हैं या प्रयोग में लेते हैं तो ज़रूरत यह है कि जो भी इसका सीजन है, मतलब कि नवंबर दिसंबर के महीने में ये आपको आपके मार्केट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले करके खुद ही इसे काट करके सुखाइए। पानी में बॉयल की जगह इसे काट करके सुखाना ज़्यादा फायदेमंद है। कहने का मतलब ये है कि इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी को गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वासयोरकर तथा मरासम ये एक बीमारी है, ये किसकी कमी से होती है? तो ये होती है प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? दालों में, सोयाबीन में और मशरूम में अधिकतम पाया जाता है। बाकी इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, लेकिन सोयाबीन में 42% के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो ये होती है न्यूक्लियोटाइड्स। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन होती है? तो ये है लिथियम। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये है थायमीन, जिसको हम विटामिन बी भी बोलते हैं। देखिए चावल होता क्या है कि अगर इसे हम राइस मिल में कुटाते हैं या फिर अगर नॉर्मल मिल में कुटाते हैं तो चावल पे आप देखेंगे कि हल्का एक परत होती है जो कि वाइट कलर की होती है, लेकिन हम इसे चमकाने के चक्कर में इस मिल में थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और इसके ऊपर का जो ये वाइट परत होता है ये हट जाता है और हमें ये चावल चमकदार मिल तो जाता है, लेकिन इसकी जो परत हट गई वहाँ से हमने थायमीन यानी कि विटामिन बी को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम होता है तभी प्याज और लहसुन में गंध आता है, अगर पोटेशियम नहीं होता उसमें तो गंध नहीं आता। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाएगा? यह है फेरिक क्लोराइड। अगला है कि सबसे भारी धातु कौन होता है? तो यह है ऑस्मियम। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि D2O का सामान्य नाम क्या है? तो D2O को हम बोलते हैं भारी जल, D2O। और कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि जहां हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखते हैं 1H2, 1H3, 1H1, तो यहाँ पे इसमें D2O में सेकेंड वाला यानी कि ड्यूटेरियम यूज होता है। और नॉर्मली आप H2O का देखेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 16-18 होता है, लेकिन D2O में ये 20 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व मिलता है? भूपर्पट्टी मतलब ऊपर वाला, तो ये है ऑक्सीजन। अगला है कि प्राकृतिक वातावरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब कि दिया था? तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। आगे बढ़े। तो फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो यह है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि यहाँ पे जो फोटोक्रोमिक कांच होता है उसमें हम सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, और जो फोटो होता है, फोटो में निगेटिव होती है, उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जरूर लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखें। क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किस गैस को? होता है अमोनिया। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। ये होता है अमोनिया। चलिए आप एक रासायनिक सूत्र में कमेंट करके बताइए। मेथेन का, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें केवल C और H होता है, लेकिन आपको सही वाला कमेंट करके बताना है C कितना और H कितना। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के। अगला है कि 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कितना? यानी कि एक दर्पण है ये, एक दर्पण है ये, यहाँ पे एक बीच में वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जो यहाँ बना है इसका भी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जो यहाँ बना है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, यानी कि इतने प्रतिबिंब बनेंगे कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनंत। अगला है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? तो पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। अगला क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? अगर कपड़े पे स्याही का धब्बा लग गया है तो आप उसे ऑक्जेलिक अम्ल से आसानी से मिटा सकते हैं। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये सारे क्वेश्चन जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने
जो कुछ चर्चित बुक है उन्हें को पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चनों से जरूर रूबरू हुए होंगे। क्वेश्चन है कि कीटों में होते हैं तो 6 पाद और 4 पंख। अगला है कि खाना को ज्यादा पकाने में कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, ये होता है फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड। अम्ल गोइटर जिसको हम गोइटर भी बोलते हैं, एसिड गोइटर, यह एक रोग है। इसका कारण क्या होता है, तो जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें जो रोग होता है उसे हम घेगा रोग भी बोलते हैं, या फिर एक दूसरा रोग होता है उसे हम अम्ल गोइटर भी बोलते हैं। अगला है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम यानी कि पाठ्यांक सामान्य होगा, तो ये होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बराबर होता है। अगला है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। अगला है कि एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है मधुमक्खी पालन से। जिस तरह सेरिकल्चर का संबंध किससे है, क्या आप कमेंट करके बताएंगे अगर इसको हम छोड़ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी इस वीडियो में आया था। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बता पाएंगे। RH फैक्टर का संबंध किससे है, सबसे पहले जानिए कि RH फैक्टर होता क्या है। तो RH फैक्टर संबंधित होता है रक्त से, और इसकी खोज की गई थी 1901 में। किसके द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा। यह एक बंदर से पहले बार इसका खोज हुआ, और ये जो इसके वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर, ये थे ऑस्ट्रिया से। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने 1901 में इसका खोज किया था। सबसे पहले ये एक रिसिस नामक बंदर में खोजा गया था, और इसे तब से RH फैक्टर कहा जाने लगा। यह लगभग 85% में होता है, और इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपका ब्लड ग्रुप होता है AB, तो इसमें A+, A-, AB+, इस तरह करके होता है। अगर RH निगेटिव होना कोई बीमारी नहीं है, मतलब कि कई लोगों में ये RH निगेटिव पाया जाता है, तो ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, जिनको कि जब गर्भाशय वाली कंडीशन आती है तब। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ मतलब कि भाग होते हैं, तो जो मनुष्य का हृदय होता है ये 4 भाग वाला होता है, मतलब कि जो पूरा एक हृदय होगा ये 4 भागों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन इनमें से कौन अंडे में नहीं पाया जाता है, तो अंडे में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C पाया कहाँ जाता है, तो खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, जैसे कि आंवला विटामिन C का रिच सोर्स माना जाता है। इसके अलावा देखिए आप, जो दूध होता है उसमें भी विटामिन C एकदम मतलब कि ना के बराबर होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि दूध में विटामिन C नहीं होता है, लेकिन विटामिन C के अलावा दूध में और लगभग हर चीज पाया जाता है। उसी तरह अंडे में भी विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो जो हम प्रोटीन लेते हैं ये पाचन होता है पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन एक एंजाइम है। आपको समझना होगा कि प्रोटीन हमें मिलता है सोयाबीन में, इसके अलावा विभिन्न दालों में, इसके अलावा मशरूम में। सबसे ज्यादा सोयाबीन में 42% तक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयोग में लाया जाता है। देखिए जो चीनी होता है ये सबसे पहले गन्ना से बनता है, तो गन्ना के से जो रस निकलता है उसका कई बार शोधन करने के बाद चीनी बनती है, तो उसे हम बोन ब्लैक से शोधन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क है रेयान। आगे बढ़े तो व्यक्ति का भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होगा। देखिए लिफ्ट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 3 ही है वैसे तो। जैसे कि एक बार ये कंडीशन है कि लिफ्ट नीचे आ रही है, दूसरी कंडीशन ये है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तीसरी कंडीशन ये है कि लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है। कई बार ये भी हो सकता है कि लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो या फिर तेजी से ऊपर जा रही हो, लेकिन मुख्यतः 3 ही कंडीशन पूछे जाते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे जा रही है एक त्वरण से, एक समान त्वरण से, तो व्यक्ति को अपना भार हल्का महसूस होता है। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति को अपना भार
थोड़ा सा भारी महसूस होगा, मतलब कि जहाँ ये 10 किलो का है तो इसको लगेगा कि हम इसका वजन इस समय 8 किलो है, हालांकि रहेगा उतना ही, लेकिन उसको आभास होगा लगभग कम का। अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट तो उसको अधिक आभास होगा। और बाय द वे अगर रस्सी टूट जाती है किसी भी तरफ जाते हुए, नीचे या फिर ऊपर जाते हुए, तो जाहिर सी बात है जब रस्सी टूटेगी तो लिफ्ट नीचे ही जाएगी, एक बहुत तेज गति से नीचे जाएगी। उस समय व्यक्ति को भारहीनता यानी कि शून्य का पता चलता है। तो देखिए क्वेश्चन था कि व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है। तो किस प्रकार के लिफ्ट में हमने अधिक बताया है, जब लिफ्ट जा रही हो ऊपर, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 3। कौन कौन? 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब ये होता है कि तीनों का परमाणु भार बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। इस तरह का जो भी होगा हम उसको समस्थानिक बोलेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का ये सेकेंड वाला ड्यूटेरियम होता है, ये ट्राइटेरियम होता है। ड्यूटेरियम भारी जल में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है। तो द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है पारा, जिसे हम Hg या फिर मरकरी भी बोलते हैं। और पारा एक धातु है, यह एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। मतलब कि आप कोई भी धातु ले लें, लोहा, लकड़ी, कोई भी धातु, तो वहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड मिलेगा। लेकिन पारा जो एक धातु है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है। तो ये होता है कूलाम्ब। पद्धति खास करके 3 तरह की होती है। पहला होता है MKS, दूसरा CGS और तीसरा FPS। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो तीनों में सेकेंड कॉमन होता है, ये भी आपको जानना होगा। तो इसी तरह जो CGS पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसमें होता है आवेश का मात्रक कूलाम्ब। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और चाहते हैं आप इस तरह के क्वेश्चनों का टेस्ट देना या फिर PDF डाउनलोड करना, तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये होता है ऑक्सीजन। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। तो ये होता है एक्वा रेजिया। इसमें पारा होता है, हालांकि केवल पारा नहीं होता है, कई चीज मिला होता है, लेकिन पारा भी होता है। अगला है कि एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है। तो जो एंथ्रेक्स एक पशु रोग है और खास करके ये गाय और भैंसों को होता है। रक्त को स्कंदन करने में सहायक कौन होता है। स्कंदन मतलब कि थक्का बनाने में, तो ये है विटामिन K। अगला है कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक समृद्ध बनाता है। तो ये है कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, लगभग आप देखेंगे तो हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा। अगला है कि कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। तो यह है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। मतलब कि अगर कागज पे कोई पुरानी अंगुलियों का निशान है तो उसे आप सिल्वर नाइट्रेट के घोल से फिर से देख सकते हैं। अगला है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की कमी हो जाती है। देखिए इसमें सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और यह है Cl जिसका परमाणु क्रमांक आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगला है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफोन किससे बनी होती है। जो पैक करने में एक प्लास्टिक यूज होती है उसकी बात की गई है, तो ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट से। अगला है कैंसर की प्रसिद्ध दवा जिसका नाम है टैक्सोल, यह किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो यह वृक्ष होता है यू। तो अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है। मतलब कि आपसे कारण पूछा गया है कि जो तारे आप देखते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पे वातावरणीय अपवर्तन लिखा गया है। देखिए प्रकाश के 3 गुण खास करके पूछा जाता है। पहला है अपवर्तन, जिसमें कि ये होता है इसके साथ अगर आप किसी भी गिलास में पानी भरा हुआ है और कोई रड डालते हैं तो ये रड आपको तिरछा दिखेगा, इसकी पेदी थोड़ी सी ऊपर महसूस होगी, या फिर कोई तालाब होता है तो उसकी भी पेदी थोड़ी ऊपर महसूस होती है। ये होता है अपवर्तन। परावर्तन मतलब कि सीधे टकरा करके चले आना, और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरा चमकता है। ये कई बार पूछा गया है कि हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसके अलावा मृग मरीचिका का मतलब कि गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे कि थोड़ी दूर पे कुछ परछाई जैसे दिखता है ऊपर, लेकिन वहां जाने पे कुछ नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं मृग मरीचिका। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कि AgBr। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन है, तो ये है नाइलॉन। प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो ये बना होता है अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में पाया जाता है लैक्टोज पाई जाती है दूध में। आगे बढ़े तो अगला है कि BHC 10% का व्यापार नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं गैमेक्सिन। गैमेक्सिन का यूज हम करते हैं कीटाणुनाशक के लिए, अपने अनाजों में इसे रखते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये होता है पिता के क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र से। देखिए पिता और माता, अगर बच्चे के लिंग की बात करें तो माता का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसमें केवल पिता का रोल होता है। अगर वो लड़की है तब भी पिता का रोल है, लड़का है तब भी पिता का रोल है। अगला है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ये होता है एड्रीनल को। अगला है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, शरीर में जो यूरिया होता है जो कि पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है, तो ये बनता है यकृत में। अगला है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो ये है थाइमस ग्रंथि। आप देखेंगे 50-55 के बाद जब लुप्त होने लगती है तो बुढ़ापा तेजी से आने लगता है। आगे बढ़े तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर, तो ये होता है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो ये है 62 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर आप इतने पर कर देंगे तो आप दूध को पाश्चुरीकृत कर सकते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अगर आपके शरीर में ब्राइट्स होगा तो वृक्क को प्रभावित करेगा। टीबी होगा तो किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि जब मलेरिया होता है तो आपके शरीर के किस पार्ट को इफेक्टेड करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। आगे बढ़े तो अगला है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो देखिए अंडे में खास करके आप देखेंगे तो 2 भाग होते हैं। बीच में एक येलो पीला कलर का होता है यहाँ पे, और एक भाग ये होता है, अगर छिलका को हम हटा करके देखें तो जो ये ऊपर वाला भाग है इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो लोहे का जो पिटवा लोहा है इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, वाटर ग्लास है सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं। अगला है कि दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं दर्द निवारक या फिर एनाल्जेसिक। आगे बढ़े तो अगला है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको, तो जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए बैरोमीटर लगाया गया होता है मौसम के बारे में जानकारी के लिए। तो अगर बैरोमीटर में जो पारा है जो कि इसमें मापन के लिए लगाया गया होता है, अगर ये एकाएक गिरता है तो इसका मतलब ये है कि आंधी या तूफान आने वाला है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना परसेंटेज जल होता है, तो लगभग 70%, या फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ट्रिक करना होगा 85 से लेकर 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जब रोग हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अभी हमने इस वीडियो में कवर किया था कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो कुपोषण होता है तो सबसे अधिक कमी प्रोटीन की हो जाती है। और आप देखेंगे कि कुपोषण खास करके बच्चों को होता है, इसीलिए जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यक पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़े तो अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ब्लैक होल के बारे में बताया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल क्या है, मतलब कि इस अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में कहीं ऐसी जगह
जिसमें अगर कोई चीज चली जाए तो वो फिर एक तरह से लुप्त हो जाए, इसे हम कहते हैं ब्लैक होल। अगला है कि बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो ये बनता है कोक से। अगला है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दूध से जब क्रीम निकाल लिया जाता है तो दूध के घनत्व पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जब आयतन कम होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि घनत्व भी बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो अगर किसी भी लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाएगा। जंग से बचाने के लिए हम इस पे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिस पे हम जिंक की परत उस पे चढ़ा देते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये लिंक आप अपने कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट बॉक्स पे पा जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।